बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। बिजनेस रिकॉर्डर का ये आर्टिकल है 1 जनवरी 2026 का और इसके ऑथर हैं आसिफ हारून साहब। आसिफ हारून साहब FCA हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। तो इसमें कुछ मैं भी अपनी वैल्यू ऐड करना चाह रहा था, तो मैंने कहा एक तो इसकी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, आसिफ हारून साहब का जो काम है उसको भी बता देते हैं और मैं अपनी भी इसमें ऐड कर दूंगा। असल में ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? जब 18th अमेंडमेंट आती है तो 18th अमेंडमेंट में ये कहा जाता है कि जो सेल्स टैक्स है या GST है ऑन सर्विसेज, वो सारे सूबे अपना आप कलेक्ट करेंगे और उससे वो अपना रेवेन्यू पूरा करेंगे। और जो गुड्स पे होगा सेल्स टैक्स, वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करेगी। अच्छा, जब ये अमेंडमेंट आ गई और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बन गई प्रोविंसेस की और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो चीज़ें ले ली गई, तो अब कई जगह जो है ये एक कशीदगी शुरू हो गई कि ये हेड हमारा है, इसको हम टैकल करेंगे। PRA ने कहा जी, या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने प्रोविंसेस जो थी उन्होंने कहा जी नहीं, ये हेड हमारा है, हम करेंगे। तो कई जगह इसके इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन वो सेटलमेंट होती गई। मसलन मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग होती है टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मेरी गुड्स हैं, मैंने किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को दी कि इनको आप मैन्युफैक्चर करके मुझे वापस कर दें। अब उसने उस पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, अपनी एक्सपर्टीज़ लगाई और एक्सपर्टीज़ लगाने के बाद जब मुझे वापस की तो PRA ने कहा कि ये क्योंकि इन्होंने सर्विसेज दी हैं तो अब ये इनके हेड सर्विसेज में आना चाहिए। जहाँ जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ थी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन FBR का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि ये चीज़ जो थी इसको इसने आल्टर कर दिया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है उसमें चीज़ को आल्टर कर दें, पैकिंग कर दें, रीपैकिंग कर दें, इंग्रेविंग कर दें, कोई चीज़ उसमें लिख दें, तो वो जो है मैन्युफैक्चरर में आता है। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो ये हमारा हेड है। इस तरह से मुख्तलिफ इश्यूज़ जो वो चलते रहे। रेस्टोरेंट्स का भी चलता रहा कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अब गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज नहीं है। मसलन अब आपने खाना किसी ने खाया, वो चीज़ तो एग्जिस्ट कर रही है, उसमें गोश्त डला, उसमें मसाले डले, उसमें कुछ भी बना, तो वो एक गुड्स हैं जो ट्रांसफ़र हुई। लेकिन वो अब कुछ लोग कुछ दो की बेस पे ये काम चल रहा था कि चलो ठीक है जी, ये टोल मैन्युफैक्चरिंग FBR ले लेता है और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास चले जाते हैं। ये काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन चल रही थी, काफ़ी इनका आपस में लेन देन के इश्यूज़ थे, तो वो चलते रहे। अच्छा, अब एक नया इशू ये खड़ा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि क्योंकि होलसेलर और रिटेलर ये दोनों जो सर्विसेज हैं, होलसेल भी सर्विस है और रिटेल भी सर्विस है, तो अब ये है कि ये दोनों का जो टैक्स होगा वो हम इकट्ठा करेंगे, हमारे पास आना चाहिए। लेकिन FBR ये कहता है कि क्योंकि इसमें ऑनरशिप जो होती है वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को और होलसेलर से रिटेलर को ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। जब एक ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और उसको वो दे देता है तो वो इसमें सर्विसेज नहीं रहती। हाँ, मेरी जो समझ है, मैं भी जो समझता हूँ ऐसे ही है कि जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक गल्ला मंडी में बिज़नेस हो रहा है, उधर क्या होता है, वो कमीशन बेस्ड बिज़नेस होता है। उसमें ये होता है कि आप किसान अपनी फसल लेके आता है, कोई बायर बाहर से आता है उसको ख़रीदने के लिए, और जो कमीशन एजेंट बैठा होता है जिसकी वो आड़त होती है वो उसकी ऑनरशिप में नहीं होती, वो ऑनरशिप किसान की ही रहती है। और वो जब बेच देता है तो वो जो फैक्ट्री ओनर है वो उसको लेके चला जाता है। तो इसमें अब जो किसान ने काम किया उसके पास ओनरशिप नहीं, सॉरी, जो इसने काम किया आड़ती ने, उसके पास ओनरशिप नहीं आई, लेकिन उसने फिर उसका कमीशन चार्ज किया। तो ये मैं कहूँगा कि सर्विसेज हैं। लेकिन जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो वो सर्विसेज नहीं की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और जो आसिफ हारून साहब हैं उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है और FBR का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको चलते हैं आगे हम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है फॉर सेल्स टैक्स ऑन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का, उसके बारे में क्या है और क्या प्रेजेंटेशन है। हम अगर इसमें बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्यूअल सेल्स टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान जो है कि फेडरल के पास क्या है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है। अब गुड्स पे जो होगा वो फेडरल के होगा और प्रोविंसेस जो होंगे उसमें सेल टैक्स ऑन सर्विसेज होगा। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि प्रोविंसेस में रेस्टोरेंट्स जो हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं, हालांकि उसमें गुड्स दी जाती हैं, वो जो अब खाना है वो तो गुड्स है, वो सिर्फ सर्विसेज तो नहीं है। सर्विसेज तो उसको रेडी करना है। ये कभी ऐसा नहीं होता
कि मैं अपना गोश्त लेके जाऊं, अपने मसाले लेके जाऊं, उसे कहूं यार इसको तैयार कर दो और ये सर्विसेज आप उनकी सर्विसेज हैं और उसमें ले लूं, लेकिन वो गुड्स हैं पर दी हुई हैं उनमें, क्योंकि अब फेडरेशन जो है वो ज़ाहिर है बड़ा भाई है, फेडरेशन ने सिस्टम को चलाना भी होता है, तो वो बाज़ औक़ात उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो इसी तरह अब जो रिसेंट प्रोविंशनल जो हुई हैं अमेंडमेंट्स स्पार्क द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, इस पे क्या डिबेट शुरू हो गई है कि होल सेलर और रिटेल ट्रेड जो है वो ट्रीटेड इंटायरली एज ए सर्विसेज विदाउट वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए और सर्विसेज में कंसिडर करना चाहिए होल सेल को और रिटेल को। ये अब इसका कोर इशू है। तो अब जैसे मैंने बताया कि ओनरशिप जो है वो कैसे फ्लो होती है, मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से टोटल पैसे माल के लेता है और सारा माल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अब ऐसा नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट आगे किसी को बेचे लेकिन ओनरशिप उसकी ना हो, नहीं, वो ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूटर की हो जाती है, फिर ऐसे ही होलसेलर, रिटेलर और एंड कंज्यूमर तक चला जाता है। तो इसमें सारों में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है कि वो टैक्सेबल इवेंट होता है, टैक्सेबल एक्टिविटी हो रही होती है। दूसरा ये है कि रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रीटिंग द इंटरमीडियरीज एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स, डिले द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड डिस्टॉर्ट द इन्वेंट्री अकाउंटिंग। अब ये है कि जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं या अकाउंटिंग है उसमें भी ये जो है ये ओनरशिप जो है वो होलसेलर के और रिटेलर के और डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, तो वो उनकी इन्वेंट्री और उनका स्टॉक होता है, उनकी होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी ये जो है उसकी पोजीशन उनकी बनती है, ये गुड्स बनती हैं। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि आर्टिकल 49 जो है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इज अ फेडरल सब्जेक्ट, ये आपको पता है, ठीक है जी, हम कहते हैं कि गुड्स का है, लेकिन होलसेल एंड रिटेल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो अब होलसेल और जो रिटेल आप देखें कि रिटेलर के पास जाते हैं हम जब, तो रिटेलर के पास ऐसा नहीं होता कि ये मैन्युफैक्चरर की ही चीज़ पड़ी हुई है उसने बीच में कमीशन लेना है, बल्कि रिटेलर ने वो खरीदी होती है, उसकी ओनरशिप उसमें होती है। तो अब वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है कंज्यूमर को ना, तो इसलिए वो गुड्स जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट आएगा और वो फेडरल के पास इसका टैक्स देगा। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो क्या है, इंटरमीडिएट सेल गुड्स एंड प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। तो फेडरल सेल टैक्स अप्लाइज ऑन द फाइनल कंज्यूमर प्राइस, तो उसमें कंज्यूमर प्राइस पे टैक्स लग जाता है कि उसमें अगर सर्विसेज भी शामिल है और साथ गुड्स भी हैं। तो ये तो अब होगा ही, जैसे कि मैंने बताया है कि रेस्टोरेंट में गुड्स भी शामिल होती हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन वो उनके पास गया हुआ है। तो अब अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स में जो करंट रेजीम में हम उसका टर्नओवर टैक्स लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से या बाकी लोगों से, तो वो 0.25% ऑफ द टर्नओवर टैक्स होता है। लेकिन अगर हम सर्विसेज की ट्रीटमेंट में इसमें जाएंगे तो टैक्स की कॉस्ट 15% तक चली जाएगी। आपको पता है सर्विसेज में जो है 15% टैक्स है, 0.25 से अब 15% आप इसका देखें कि ये बन जाता है हाउ मैनी टाइम्स, आई थिंक 60 टाइम्स ग्रेटर बन जाता है। तो क्या वो होलसेलर और रिटेलर वो पे कर सकेगा? नहीं कर सकेगा कभी। इसी तरह मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको कि कॉस्ट प्राइस जब किसी चीज़ की 1000 रुपीज़ है तो उस पर फेडरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% होता है, तो वो बनेगा 180 रुपीज़। तो इन पे टैक्स एडजस्टमेंट थ्रू द सप्लाई चेन। अब क्योंकि सप्लाई चेन जब चलती है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, तो जैसे जैसे वो सप्लाईज आती जाती है तो उसका वो अपना इनपुट जो है एडजस्ट करने के बाद टोटल जो टैक्स है अल्टीमेटली जाके कंज्यूमर पे लगता है और कंज्यूमर उसको पे कर देता है। तो इस तरह टैक्सिंग का जो सर्विसेज पोर्शन है, सर्विसेज इनवॉइस इशू टू द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, तो इसमें ज़ाहिर है कि जब सर्विसेज देगा अगर होलसेलर तो वो उसको दे रहा है सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस इशू करेगा कि मैंने आपको सर्विसेज दी हैं, आपकी चीज़ें बेची हैं, तो इतना सेल टैक्स आप मुझे पे करो? इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। तो प्रोविंशियल टैक्स ऑन सर्विसेज अलाउड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका मिलेगा। तो इस तरह हाइब्रिड रेजीम प्रपोजल क्या हो सकती है कि फेडरल टैक्सेस ऑन गुड्स प्लस प्रोविंशियल टैक्सेस ऑन सर्विसेज, सिंगल कलेक्टिंग एजेंसी एंड इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम है कि वो उसमें
कलेक्टिंग एजेंसी सिंगल हो और उसमें जैसे कि पहले एफबीआर ही कलेक्ट करता था, सर्विसेज पे भी टैक्स एफबीआर कलेक्ट करता था और दूसरा भी, अब जितना सर्विसेज का कलेक्ट हुआ होता था वो प्रोविंसेस को चला जाता था। तो इस तरह से क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है 70% तक तो अनडॉक्यूमेंटेड है, जब इतनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी तो उसमें कैसे ये चेक किया जाएगा। होलसेलर एंड रिटेल लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड हैं। जॉइंट फेडरल एंड प्रोवेंशनल फ्रेमवर्क जो है रिक्वायर्ड है कि इनको डॉक्यूमेंटेड किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है इसमें आया जाए। तो अब जो आसिफ साहब ने दी और मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि अलाइन टैक्स विद द ओनरशिप ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो ओनरशिप गुड्स की होती है, तो फिर इसका मतलब है गुड्स फेडरल सब्जेक्ट है। रिटेन फेडरल जुरिडिक्शन ऑन गुड्स, गुड्स की फेडरल पे पास रहेगी और प्रोविंसेस टैक्स जो है वो प्योर सर्विसेज पे होगा, जिसमें सिर्फ सर्विसेज दी जाएंगी, उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और मूव टर्म्स द यूनिफाइड जीएसटी की तरफ इसको जाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ कि आप देखें कि फेडरेशन जो है वो जितना भी टैक्सेस इकट्ठे करती हैं, अब हर चीज़ में आपने देखें सेल्स टैक्स जो सर्विसेज का है और बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो अब प्रोविंसेस इकट्ठे कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि एनएफसी अवार्ड में जितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको फिर सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सूबे सिर्फ हमारे खर्चा करते हैं और फेडरेशन जो है वो लोन भी उसने पे करने हैं और इतना जितनी हमारी कलेक्शन है उतनी लोन पे करनी होती है। तो अब प्रोविंसेस क्योंकि अपना अगर खर्चा खुद उठाएं और जितने टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं अपना खर्चा खुद उसमें से बियर करें, तो जो फेडरेशन है वो अपने लोन उतार ले ताकि हम जो डेट सर्विसेज पे हमें पड़ रहा है, पैसे पड़ रहे हैं, उससे तो हमारा बचत हो जाए ना। तो इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि एनएफसी अवार्ड में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सूबों को, क्योंकि सूबे के पास बहुत सारे टैक्सेस हैं अपनी कलेक्शन के, वो कलेक्ट करें और उसे खर्च करें और इससे हम डेट सर्विसेज पे करके डेट से अपनी जान छुड़वाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताने की और रिकमेंडेशन दी हैं वो आप बात समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।